हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम लोग आज पढ़ेंगे इनका इंट्रोडक्शन, ठीक है, कैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं प्योर कार्बोनिल कंपाउंड और इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में। साथ ही साथ हम लोग इनका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा करेंगे और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी देखा जाएगा। ठीक है, आगे चला जाए और देखा जाए सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड का क्या मतलब है। कार्बोनिल मतलब होता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड होगा तो इसको हम लोग कहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, और ये वाला कार्बन कहलाएगा कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अब इस कार्बोनिल कार्बन के साथ एलिमेंट ए और बी अटैच हो सकते हैं। अगर अटैच होने वाले दोनों एलिमेंट्स ए और बी में से कम एक, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हेलोजन, उस केस में हम लोग इसको कहेंगे इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, या उसका डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होंगे एमाइड, साइनाइड, ईस्टर, एनहाइड्राइड एंड एसिड हैलाइड। अगर ए और बी में से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर है नहीं तो है क्या, या तो हाइड्रोजन है या तो कार्बन है। इस तरफ भी या तो हाइड्रोजन या तो कार्बन। ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में भी अगर एक तरफ कार्बन है और एक तरफ हाइड्रोजन है तो बेसिकली ये CHO फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा एल्डिहाइड। और अगर इस कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन है या एल्किल ग्रुप है, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज कीटोन। ठीक बात है, तो हमने समझा कि प्योर कार्बोनिल कंपाउंड होता है एल्डिहाइड और कीटोन, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके डेरिवेटिव। एक छोटा सा क्वेश्चन लगा लिया जाए। क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई प्योर कार्बोनिल कंपाउंड एंड इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले आपको ढूंढना है कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, इसको भी आप कह सकते थे, एक ही बात है। ये है आपका कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन के साथ अगर एक भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है तो उसको कहा जाएगा इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। तो चलिए हम लोग इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड पहचाना जाए। यहां कार्बन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिख रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन यानी ये क्या है, दिस इज ICC इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। यहां कार्बोनिल कार्बन के साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं जुड़ा, दोनों तरफ कार्बन जुड़ा है, तो ये हो गया प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। इसको देखा जाए, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन दिख गया मुझे, सो दिस इज इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। यहां कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ जो है वो कार्बन जुड़ा है, इस साइड रिंग जुड़ा है sp2 कार्बन, इस साइड sp3 कार्बन। ठीक है, तो sp2 कार्बन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज स्टिल प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। अगला इधर देखा जाए, दोनों तरफ sp2 कार्बन है बेंजीन रिंग का। ठीक है, ये अभी भी है प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट इसको देखा जाए। ठीक है, यहां कार्बोनिल कार्बन के साथ आपको जुड़ा दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। यहां अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, दिस इज इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। यहां तो दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, सो दिस इज प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। ये वाला यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन जुड़ा है, सो इट इज इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। यहां दोनों तरफ क्लोरीन है, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। और ये लास्ट वाला यहां दोनों तरफ कार्बन जुड़ा है, ये है प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन ये एक ऐसा प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है
जो इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन देता है। वजह क्या है? यहां देखिए इस कार्बन के साथ 3-3 क्लोरीन जुड़ा है, ठीक है। यही वजह है कि इस कार्बन पे, ठीक है, बड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरह बिहेव कर सकता है और यही वजह है कि यहां हमको इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे तो इसकी बात किया जाएगा। चलिए हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप को यहां पहचान लिया जाए, ठीक है। इसको देखा जाए, दिस इज एनहाइड्राइड, ठीक है। ये वाला, ये तो कीटोन है, एसीटोन है, ये एमाइड है, ठीक है। एन मिथाइल, ठीक है, एन मिथाइल एसिटामाइड, इसको देखा जाए। दिस इज एसिटोफिनोन, ये तो कीटोन है। दिस इज बेंजोफिनोन, ये भी एक कीटोन है, ठीक है। आगे देखा जाए इसको, दिस इज फॉर्मिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये वाला देखा जाए, ये है एक ईस्टर COO ग्रुप। ये है फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड। ये HCOCl, दिस इज एसिड हैलाइड, ठीक है। फॉर्मिल क्लोराइड, तो ये है एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। दिस वन इज फॉस्जीन COCl2, और इसको देखा जाए तो दिस इज 111 ट्राइक्लोरो, ठीक है, प्रोपेन 2-ओन, या प्रोपेनोन सीधे लिखिए क्योंकि 2 रिडंडेंट होगा, ठीक है। तो ये भी एक कीटोन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये कीटोन PCC तो है लेकिन इट गिव्स रिएक्शंस ऑफ ICC, ठीक है। आगे चला जाए और अब हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ा जाए। कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में ही हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, इसलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से जल्दी से रिवाइज कर लिया जाए। सो राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम, तो पहले स्ट्रक्चर ही लिख लिया जाए। फॉर्मल्डिहाइड HCHO, नेक्स्ट एसिटल्डिहाइड CH3CHO, आइसोब्यूटाइरल्डिहाइड, ठीक है। तो कार्बन चेन जो है उसमें आइसो आपको दिखाई देगा, सो दिस इज आइसोब्यूटाइरल्डिहाइड। नेक्स्ट दिस इज गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, होना चाहिए था, हेक्सेन नहीं होगा, हेक्सेनोन, ठीक है। और इसको देखा जाए साइक्लोहेक्सेनोन, ये हो गया, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा एंड दिस वन इज गामा, ठीक है। तो यहां मिथाइल लगा हुआ है। अंतिम यहां 5th देखा जाए, सो दिस सेज अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोपियोनल्डिहाइड यानी 3 कार्बन का है एल्डिहाइड, और इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा कार्बन पे आपको मिथॉक्सी दिखा, ठीक है। तो OCH3 यहां अल्फा कार्बन पे। IUPAC नेम लिखा जाए, ठीक है। तो यहां एक ही कार्बन है, सो दिस इज मिथेनल। नेक्स्ट दिस इज इथेनल, इसको देखा जाए ये कार्बन 1 2 3, सो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेनल। इसको देखा जाए तो दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन, और ये जो गामा था इसका मतलब अगर हम नंबरिंग करें तो ये कार्बन 1 होगा, क्योंकि यहां आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, इसीलिए ये कार्बन 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, सो दिस विल बी 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। इस वाले को देखा जाए तो ये कार्बन 1 2 3, so this will be 2-methoxy प्रोपेनल। यहां आपने ध्यान दिया होगा, कभी भी जब भी मैं प्रोपेनल कहता हूं तो मैं 1 अल नहीं कहता हूं। वजह यह है कि CHO जो है
यहीं पे कार्बन चेन खत्म हो रहा होगा और यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग इसी एंड से शुरू होगी। ठीक है, इसीलिए कभी भी आप प्रोपेन 1 अल नहीं लिखेंगे, 1 यहां रिडंडेंट है। ठीक है, तो उसको लिखा ही नहीं मैंने। आगे देखा जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलिरल्डिहाइड। ठीक है, वेलेरिक एसिड, वेलिरल्डिहाइड, इसका मतलब है यहां मेरे पास 5 कार्बन है, 5। ठीक है, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। नेम विल बी 1 2 3 4 5 एंड IUPAC नेम इज पेंटेनल। ठीक है, अगला है एक्रोलिन, इसका स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, दिस इज 1 2 3, सो दिस इज प्रोप 2 इन 1 अल, और ये 1 लिखना रिडंडेंट है, तो सिंपली प्रोप 2 इन अल। आगे चला जाए। थैल्डिहाइड, थैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होगा बेंजीन रिंग पे 2 CHO आप लगा दें अगल बगल। ठीक है, तो इसका IUPAC हम लोग नेम लिखेंगे, यहां पे हम लोग रूट वर्ड मानेंगे बेंजीन को। ठीक है, और इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, और CHO के लिए हम लोग स्टार नेमिंग यूज किया जाएगा, स्पेशल सफिक्स। ठीक है, कार्बल्डिहाइड, तो दिस इज बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो ये कार्बल्डिहाइड का आप उपयोग करेंगे यहां पे। अगला है बेंजल्डिहाइड, PH CHO। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, यही इसका IUPAC नेम भी है, और अगर आप स्टार नेमिंग के हिसाब से लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ये बेंजीन कार्बल्डिहाइड इसका सिस्टमैटिक IUPAC नेम है, सिन। और बेंजल्डिहाइड जो है ये ट्रिवियल नेम था जिसको IUPAC ने मान्यता दे दी है, और इसीलिए इसको कहते हैं प्रिफर्ड IUPAC नेम। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि इसका IUPAC नेम है कौन सा, बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड, तो जवाब है दोनों ही सही IUPAC नेम है। फिर आप पूछेगा एग्जाम में आ जाए और कोई एक ही टिक करना हो, तो 1980s में जब आता था तो कहा जाता था कि बेंजीन कार्बल्डिहाइड सिस्टमैटिक IUPAC नेम ही लिखो। ठीक है, लेकिन अब प्रिफर्ड IUPAC नेम को ज्यादा मान्यता मिलती है। स्टिल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो वी विल गो विथ सिस्टमैटिक IUPAC नेम। ठीक है, अगर सिस्टमैटिक IUPAC नेम नहीं है ऑप्शन, तो आप प्रिफर्ड IUPAC नेम को भी टिक कर सकते हैं, इसको भी ठीक माना जाएगा। आगे चला जाए। नेक्स्ट है मेटाब्रोमोबेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड बना दीजिए। ठीक है, दिस इज बेंजल्डिहाइड, और मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दीजिए। IUPAC नेमिंग में ये 1 ये 2 ये 3, एंड नेम विल बी 3 ब्रोमोबेंजल्डिहाइड, तो यही काट के ठीक कर दूं मैं, 3 ब्रोमोबेंजल्डिहाइड, यही इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, अगला वेनिलिन। वेनिलिन में देखिए ये CHO है, ये OCH3 और ये OH। अगर आप प्रायोरिटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा होगा CHO का और उसके बाद होगा OH का। OCH3 ये तो हमेशा ही इथर प्रीफिक्स में आता था। ठीक है, तो यहां हायर प्रायोरिटी का ग्रुप कौन है, CHO, तो इसको आप कहेंगे सफिक्स 2 या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और अगर CHO प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया तो OH भी अब यहां क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो OCH3 इसका प्रीफिक्स क्या लिखा जाता है, तो दिस इज मिथॉक्सी, और OH का प्रीफिक्स क्या लिखा जाता है, तो OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। और नंबरिंग करें तो हम लोग इसको बेंजल्डिहाइड कहा जाएगा, और ये वाला कार्बन 1 ये 2 ये 3 ये 4, सो नेम विल बी 3, अच्छा 3 मिथॉक्सी, M से शुरू होता है तो ये हाइड्रोक्सी को पहले लिख लिया जाए, तो नेम विल बी 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी, देन वी विल राइट 3 मिथॉक्सी
बेंजल डिहाइड। आप हमेशा हिंदू अरेबिक न्यूमरल और इंग्लिश अल्फाबेट के बीच डैश का उपयोग करेंगे और ये मिथॉक्सी का वाई और ये बेंजल डिहाइड का बी ये एक साथ लिखा जाएगा। यहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है। ठीक है, आगे चला जाए और पढ़ा जाए हम लोग अब IUPAC नेमिंग कीटोन्स का। ठीक है, तो कीटोन में हमको जानना है सबसे पहले एसीटोन। सो एसीटोन इसका स्ट्रक्चर होगा CH3COCH3। ठीक है, अगला है एसिटोफिनोन PHCOCH3। नेक्स्ट बेंजोफिनोन PHCOPH। मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, तो कीटोन जो है C डबल बॉन्ड O के एक तरफ आप ये मिथाइल लगाएंगे और दूसरी तरफ एन प्रोपाइल लगाएंगे CH2CH2CH3। ठीक है, तो दिस इज मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। नेक्स्ट इज डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ आपने क्या लगाया है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, नेक्स्ट इज साइक्लोहेक्सेनोन और इसमें अल्फा मिथाइल। ठीक है, सो दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन और उसमें मैंने अल्फा मिथाइल लगा दिया। साइक्लोहेक्सेनोन में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये गामा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज मिसिटाइल ऑक्साइड। ये मिसिटाइल ऑक्साइड जो है आगे हम लोग पढ़ा जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन, तो ये मुझे मिलता है एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन से और इसका स्ट्रक्चर होता है CH3CO CH डबल बॉन्ड C CH3CH3। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ा जाए। सो दिस वन इज प्रोपेन 2 ऑन, और अगेन यहां 2 कहना रिडंडेंट होगा क्योंकि और किसी तरह से आप कीटोन बना ही नहीं सकते। सो दिस इज प्रोपेनोन। नेक्स्ट वन, यहां देखिए ये कार्बन 1, ये कार्बन 2 और कार्बन 1 पे फिनाइल लगा हुआ है। सो दिस इज 1 फिनाइल 1 So this is 1 phenyl ethane 1 on। नेक्स्ट वन, इसको देखा जाए तो ये भी फिनाइल लगा है, ये भी फिनाइल लगा है और रूट वर्ड में तो एक ही कार्बन है। सो दिस इज डाई फिनाइल मीथेन ओन। सो दिस इज डाई फिनाइल मीथेनोन। नेक्स्ट वन, इसको देखा जाए, यहां पे देखिए आप जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है यही स्ट्रेट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इसमें नंबरिंग ऐसे करेंगे कि आपके सफिक्स 2 को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम से कम लोकेंट मिले, तो नंबरिंग इस एंड से करिए। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस इज पेंटेन 2 ऑन। यहां 2 रिडंडेंट नहीं है क्योंकि आप पेंटेन 3 ऑन भी बना सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखा जाए तो ये सिमेट्रिकल है, आप किसी भी एंड से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड नेम विल बी 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ऑन। ध्यान दीजिएगा ये जो आपका सफिक्स 2 है ये वॉवेल ओ से शुरू होता है, इसीलिए मैंने यहां जो ई था इसको नहीं लिखा। ठीक है, सो दिस इज 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ऑन। नेक्स्ट इसको देखा जाए तो ये आपका साइक्लोहेक्सेनोन है, ये वाला कार्बन 1 होगा। सो दिस इज 2, सो नेम विल बी 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। यहां साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप जहां पे ही C डबल बॉन्ड O बनाइएगा वहीं से नंबरिंग शुरू होनी है। ठीक है, इसीलिए हम साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन नहीं लिखेंगे, 1 यहां रिडंडेंट है। नेक्स्ट वन इज मिसिटाइल ऑक्साइड। अगेन यहां देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है और आप नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन को कम से कम लोकेंट मिले।
इस एंड से नंबरिंग शुरू किया जाए, दिस इज 1 2 3 4 5, ये आपका साइड चेन है। तो मिथाइल कहां लगा है, इसका लोकेंट है 4, सो 4 मिथाइल। ये बात हो गया प्रीफिक्स का। अब रूट वर्ड का बात किया जाए, रूट वर्ड में 5 कार्बन है, हेंस पेंट। सफिक्स 1 की बात किया जाए, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कार्बन 3 के बाद डबल बॉन्ड है, हेंस द नेम विल बी पेंट 3ईन। और अब सफिक्स 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का बात किया जाए तो सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन 2 पे है, इसलिए 2 ओन। और आपको दिखाई देगा अगेन ये ई और ये ओ दो वोवेल एक साथ आ रहे हैं, इसलिए इसको हटा लिया जाए। फिर से आप ध्यान रखिएगा कि ये मिथाइल का एल और पेंट का पी, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रखना है। हिंदू अरबिक न्यूमरल 4 और इंग्लिश अल्फाबेट एम के बीच हमेशा डैश का उपयोग करिएगा। सो दिस इज द नेम 4 मिथाइल पेंट 3ईन 2 ओन। आगे चला जाए, आईयूपीएसी नेम अब हम लोग पढ़ा जाए कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर भी जानना है। तो सबसे पहले शुरू किया जाए फॉर्मिक एसिड से। फॉर्मिक एसिड इज HCOOH, नेक्स्ट एसिटिक एसिड CH3COOH, प्रोपियोनिक एसिड CH3CH2COOH, ब्यूटायरिक एसिड CH3CH2CH2COOH, नेक्स्ट आइसोब्यूटायरिक। सो दिस इज आइसोब्यूटायरिक। आप देखिएगा COH के एंड पे खड़े होके तो ये लास्ट कार्बन, ये सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट पे आपको मिथाइल का ब्रांचिंग दिख गया, ये आइसो है। नेक्स्ट इज वैलेरिक एसिड, ठीक है, बेसिकली इसमें 5 कार्बन होंगे और लास्ट वाला कार्बन, 5वां कार्बन पे COH लिख दीजिए आप, ठीक है। कैप्रोइक एसिड, अगेन यहाँ एक और कार्बन, सो आई विल राइट दिस एज CH3 और ये CH2 जो है यहाँ पे 4 हो जाएंगे, ठीक है, और अंत में COH। आईयूपीएसी नेम लिखा जाए इसका, तो यहां एक ही कार्बन है, रूट वर्ड विल बी मेथ, ठीक है। आपका पेरेंट कार्बन चेन में कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, आप एल्केन की तरह सोचेंगे, ठीक है, तो मीथेन, और उसके बाद ओइक एसिड आपको लिखना है, ठीक है, तो ये ई हटा दीजिए और ये एन और ओ के बीच में गैप नहीं रखना है। हाँ, ये सी और ए के बीच में जरूर गैप होगा, ठीक है, तो इसका नाम है मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट वन इज इथेनोइक एसिड, दिस वन इज प्रोपेनोइक एसिड। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ट्रिवियल नेम इज प्रोपियोनिक एसिड एंड आईयूपीएसी नेम इज प्रोपेनोइक एसिड, ये दोनों एक ही चीज होते हैं। अगला ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट, यहां से नंबरिंग शुरू करिए क्योंकि COH आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। COH के कार्बन से ही नंबरिंग शुरू होगी। सो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, सो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये 1 2 3 4 5, सो दिस इज पेंटेनोइक एसिड and this one is 1 2 3 4 5 6, so this is हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। आगे चला जाए, कुछ और डाइओइक एसिड्स के नाम हम लोग पढ़े जाए। तो डाइओइक एसिड में आपको पढ़ना है, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं ओम्स गैप से, या आप इसी को पढ़ सकते हैं ओ माई सच गुड एप्पल पाई, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको याद हो जाए, ठीक है, ओम्स गैप से या ओ माई सच गुड एप्पल पाई। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहां 2 COH एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे ऑक्सैलिक में, ठीक है। मेलोनिक में क्या होगा, 2 COH के बीच में आपको एक CH2 यूनिट दिखाई देगा, ठीक है, मिथाइलिन यूनिट। यहां ससिनिक इज CH2COOH CH2COOH। नेक्स्ट ग्लूटेरिक CH2 का 3 यूनिट, ठीक है, 2 COH के बीच में। अगला CH2 का 4 यूनिट दिखाई देगा आपको 2 COH के बीच में।
और लास्ट यहां 5 CH2 यूनिट दिखाई देंगे आपको 2 COH के बीच में। ठीक है, तो यहां COH के बीच में कोई भी CH2 यूनिट नहीं है, यहां 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, IUPAC नेम की बात की जाए तो यहां 2 कार्बन है, 1, 2, सो नेम विल बी इथेन। ठीक है, इथेन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट वन, इसको देखा जाए तो 1, 2, 3, सो दिस इज प्रोपेन, प्रोपेन डाइओइक एसिड। आप इसी तरह लिख सकते हैं इथेन, प्रोपेन, फिर अगला होगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड। ठीक है, और ये लास्ट वाला यहां आपको दिखाई देगा, यहां 7 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6, यहां पे कुल 5 हैं। ठीक है, एंड दिस इज 7, सो लास्ट वन विल बी हेप्टेन डाइओइक एसिड। ठीक है, तो ये आपको सारे डाइओइक एसिड्स के नाम याद रखने हैं इस ऑर्डर में। आप अगर याद रखेंगे ओम्स गैप से या ओम आइसोजूड एप्पल पाई से, ठीक है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। आगे चला जाए, कुछ और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का स्ट्रक्चर और उनका IUPAC नेम देखा जाए तो बेंजेनोइक एसिड, दिस इज PH COOH। ठीक है, अगर इसका हम सिस्टमैटिक IUPAC नेम लिखें तो दिस विल बी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो दिस इज सिस्टमैटिक IUPAC नेम। और ये बेंजोइक एसिड, ये प्रिफर्ड IUPAC नेम है। ठीक है, दोनों IUPAC नेम हैं, लेकिन अगर आपको दोनों में से कोई एक चूज करना हो और दोनों ऑप्शन दिए हो तो आप चूज करिएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को। अगर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑप्शन नहीं है तो बेंजोइक एसिड भी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले एसिटिक एसिड बना लो, सो दिस इज एसिटिक एसिड। और अब यहां आपको फिनाइल लगाना है, इसका मतलब यहां ये COH पे तो अब कोई वैलेंसी खाली नहीं है, यहां से आप एक हाइड्रोजन को हटा लें। ठीक है, और ये हाइड्रोजन हटाने के बाद यहीं पे फिनाइल लगा दें, सो दिस इज फिनाइल एसिटिक एसिड। इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो दिस इज 1, दिस इज 2, 2 पे आपको फिनाइल दिखाई देगा, सो नेम विल बी 2 फिनाइल एंड दिस इज इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में क्या होगा, आपको दिखाई देगा बेंजीन रिंग पे 2 COH एक दूसरे के अगल बगल लगे हैं, एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे लगे हैं। ठीक है, और इसका नाम होगा बेंजीन। अब ये देखिए कार्बन 1, ये कार्बन 2, सो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आइसोथैलिक एसिड, यहां 2 COH आपको दिखाई देंगे एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे। ठीक है, तो 1, 2, 3, नेम विल बी बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला टेरिथैलिक एसिड, 2 COH आपको दिखाई देंगे एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे। ठीक है, एंड द नेम विल बी बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां आपको दिखाई देगा कि हम लोग स्पेशल सफिक्स या स्टार नेमिंग का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि COH के कार्बन को, ठीक है, हमने पेरेंट कार्बन चेन में नहीं लिया है। मेरा रूट वर्ड मैंने बेंजीन लिया है, COH के कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जब भी इंक्लूड नहीं किया होगा तो उस केस में आप लोग स्टार नेमिंग का उपयोग करेंगे या स्पेशल सफिक्स का उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे चला जाए, कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। सो नेक्स्ट इज मैलिक फ्यूमेरिक। ठीक है, मैलिक और फ्यूमेरिक ये सिस होता है, ये ट्रांस होता है। ठीक है, देखा जाए मैलिक एसिड क्या होता है तो आपको दिखाई देगा ये है मैलिक एसिड और ये है फ्यूमेरिक एसिड।
ठीक है, नंबरिंग कर लें 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको लिखा जाए तो यहां सबसे पहले 4 कार्बन है, रूट वर्ड विल बी ब्यूट। आपका डबल बॉन्ड है कार्बन 2 के बाद तो ब्यूट 2 इन, और आपको दिखाई देगा 1 और 4 पे 1,4 डाइओइक एसिड। अब यहां देखिए COOH का कार्बन या तो वो शुरुआत में होगा या तो वो अंत में होगा, 1 और 4 बताने का कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये 1 4 रिडंडेंट है, इसको हटा दिया जाए, ठीक बात है। और COOH का कार्बन इसका वैलेंसी तो पूरा है, तो अगर डबल बॉन्ड कहीं होना है तो वो सिर्फ 2 और 3 के बीच में ही हो सकता है। आप चाहें तो इस 2 को भी रिडंडेंट सोच के हटा सकते हैं, लेकिन IUPAC में इस 2 को रहने दिया जाता है। बहुत सारी बुक में आप देखेंगे ये 2 नहीं हटाया है। एंड नेम इज रिटन एज ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड, ठीक बात है। और इसके आगे आप सिस ट्रांस लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा सिस और ट्रांस IUPAC अलाउ नहीं करता, तो आपको EZ लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप COH एक ही तरफ है, सो दिस विल बी टुगेदर, दिस इज Z, और इस वाले में ये E हो जाएगा फ्यूमेरिक में, ठीक है। अगला देखा जाए एक्राइलिक एसिड। एक्राइलिक एसिड इज सो 1 2 3, दिस इज प्रोप। अगेन आप लिख सकते हैं यहां 2 इन ओइक एसिड। देखिए ये E और ये O साथ में आ रहे हैं तो ये E हटा दीजिए। और कई बार अगर आप सोचे कि 1 भी लिख दें तो ये 1 तो रिडंडेंट है, छोड़ दीजिए, ठीक है। ये 2 भी आपको रिडंडेंट लग सकता है, लेकिन देखिए यहां हमने छोड़ दिया, इसको भी रहने दिया जाए। एंड नेम इज रिटन एज प्रोप 2 इनोइक एसिड, ठीक है। अगला है सिनेमिक एसिड, तो दिस इज PH C डबल बॉन्ड C COOH 1 2 3, और इसी में आप सोच लीजिए एक्राइलिक जो था उसी में ये 3rd कार्बन पे फिनाइल लग गया है, सो नेम विल बी 3 फिनाइल प्रोप 2 इन नोइक एसिड। अगला है क्रोटोनिक एसिड, सो दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड C COOH। यहां भी आप समझ सकते हैं ये सिस ट्रांस दोनों हो सकता है, तो सिनेमिक एसिड सिस ट्रांस दोनों होता है, मोस्टली अपने को ट्रांस मिलता है। सिमिलर इज द केस विथ क्रोटोनिक एसिड 1 2 3 4, ठीक है। नेम विल बी ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ठीक है। लास्ट वन सैलिसाइलिक एसिड, तो यहां आपको दिखाई देगा कि बेंजोइक एसिड पे एज इफ ये OH, ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन पे आके लग गया है। अब यहां ये चीज जो है ये तो बेंजोइक एसिड है, और आप इसमें अगर नंबरिंग करें तो ये 1 ये 2, और 2 पोजीशन पे आपको दिखाई देगा प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, सो नेम विल बी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। आप देखेंगे कि यहां मैंने प्रिफर्ड IUPAC नेम बेंजोइक एसिड का उपयोग किया है, ठीक है। सिस्टमैटिक IUPAC नेम का उपयोग नहीं किया है। आजकल जो भी लेटेस्ट बुक्स आ रही हैं दे आर यूजिंग प्रिफर्ड IUPAC नेम, ठीक है। सिस्टमैटिक IUPAC नेम से कहीं ज्यादा कॉमन आपको प्रिफर्ड IUPAC नेम दिखाई देगा बुक्स में प्रेवलेंट। आगे चला जाए और अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप और उसमें भी हम लोग बात करने जा रहे हैं प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स का। तो प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड मैं तोड़ सकता हूं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। ये कार्बन पे प्लस आने के वजह से ये कार्बन बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह, और ये ऑक्सीजन बिहेव करेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह। हम लोग जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब हम लोग जरा ऑर्बिटल डायग्राम से इस बात को समझा जाए तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाई देगा क्या, sp2। यही वजह है कि बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री,
और क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इसी वजह से आपको डाइपोल मोमेंट सिग्निफिकेंट दिखाई देगा फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन. सो इट विल हैव सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट म्यू. ऑर्बिटल डायग्राम से समझा जाए तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ठीक है, और ये ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल है इसके साथ ये ओवरलैप कर रहा है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कार्बन का विथ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन. यहां पाई बॉन्ड बन रहा है. अब ये जो पाई बॉन्ड है आपको दिख रहा है कि ये टूट रहा है ऑक्सीजन की तरफ. यही वजह है कि अगर आप इसका टॉप व्यू देखें तो आपको दिखाई देगा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड है, ठीक है. यहां कार्बन की तरफ ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है. ये कैसा है, यहां पे कार्बन की तरफ कम हो गया और ऑक्सीजन की तरफ बढ़ गया है, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बताता है कि ये देखिए ये पाई बॉन्ड जो है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ खींच रहा है. इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है. अगर हम लोग बात करें बॉन्ड एंगल की तो इट विल बी 120 डिग्री, ठीक है. तो यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं ये एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल सबटेंड करेंगे. आगे चला जाए. नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इन ICC, और इसमें भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा. कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, यहां पे देखिए ये C डबल बॉन्ड हो तो है, लेकिन यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन लगा हुआ है, इनफैक्ट OH ग्रुप लगा है. ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर और ये वाला पाई बॉन्ड ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है. इस वजह से यहां आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, ठीक है. ऐसा एक तो आप सोच सकते हैं सिंपली कि जैसा कार्बोनिल ग्रुप में होता है ये पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का आप सिंपली तोड़ दें, कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस. फिर आप देखें इस कार्बन पे प्लस है और इस ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. आप समझें कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां देगा बॉन्ड बनाने के लिए. इसको और इसको देखें तो कहें दिस इज p पाई बैक बॉन्डिंग, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, एक बगल के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम को जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं. सो दिस कैन बी सीन एज p पाई बैक बॉन्डिंग. आप अगर यहां से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये लोन पेयर एज इफ यहां चला आया, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उठ के ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और इस ऑक्सीजन पे क्योंकि इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब पाई बॉन्ड बना रहा है इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ठीक है. तो इस ऑक्सीजन पे आपको प्लस आते हुए क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो यहां चला गया और यहां जो पाई इलेक्ट्रॉन था अब ये ऑक्सीजन पे चला गया, इसलिए इस ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है. बात किया जाए यहां इस कार्बन की, इस कार्बन को हम लोग कहेंगे कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है. तो दिस इज कार्बोक्सिल कार्बन. तो कार्बोक्सिल कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है sp2, बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री. अब यहां हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात समझा जाए कि हमने कहा कार्बोनिल कार्बन जो था, ठीक है, ये देखिए ये कार्बोनिल कार्बन अगर ये नहीं होता तो ये प्लस ये माइनस, इस कार्बन पे प्लस दिखाई देता आपको, लेकिन बगल में ऑक्सीजन के होने की वजह से क्या हुआ, देयर इज p पाई बैक बॉन्डिंग. तो इस कार्बन पे अब जो पहले डेल्टा पॉजिटिव हुआ करता था प्योर कार्बोनिल में जैसे एल्डिहाइड या कीटोन, उसके मुकाबले इस इम्प्योर कार्बोनिल में या कार्बोक्सिल कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव का इंटेंसिटी कम हो गया, ठीक है. क्यों कम हो गया, क्योंकि बगल का जो ऑक्सीजन था इसने p पाई बैक बॉन्डिंग से अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर कर दिया इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ. यही वजह है कि कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन. इसका हम लोग आगे बहुत इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग रिएक्टिविटी कंपेयर किया जाएगा फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. हम वहां आपको बताएंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्टिविटी कार्बोक्सिलिक एसिड से कहीं ज्यादा है फॉर
न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये बात हम लोग आगे और किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ा जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो सबसे छोटा एल्डिहाइड है मिथेनल, इट इज गैस। आप समझ सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है, और यही वजह है कि ये रूम टेम्परेचर पे गैस है। नेक्स्ट हायर मेंबर जो है इथेनॉल, ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और जैसे जैसे आप अदर एल्डिहाइड या हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, और इसी वजह से ये लोग सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट हम लोग चर्चा किया जाए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आप देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में देयर इज सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट। यही वजह है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से तो ज्यादा होगा जिसके पास वीक डाइपोल मोमेंट था, ठीक है, या एल्केन जिनके पास आपको कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं मिलता उनसे तो ज्यादा है, लेकिन अल्कोहल जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है उनके मुकाबले इनका बॉइलिंग पॉइंट कम देखने को मिलेगा। ये बात हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू सीखा जाए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले एन ब्यूटेन, ये एल्केन है, यहां कोई भी बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है, ठीक है। अगला है मिथॉक्सी इथेन, यहां वीक डाइपोल मोमेंट आपको दिखाई देगा, देयर इज वीक म्यू। नेक्स्ट इज प्रोपेनॉल एंड एसीटोन, इनके पास सब्सटेंशियल म्यू आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट जो है प्रोपेन 1-ऑल, ये अल्कोहल है, यहां तो हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे इंटरैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो स्ट्रांग होती जाएंगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। जहां आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिला अल्कोहल में, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उससे कम होगा, ठीक है, आपका प्योर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन का, जिनके पास सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट है, उससे कम होगा ईथर का, जिसके पास वीक डाइपोल मोमेंट है। और इनका और एल्केन का तकरीबन बराबर होता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ईथर का ज्यादा है, कभी कभी एल्केन का भी ज्यादा हो सकता है। यहां पे तो खैर मुझे ये देखने को मिलेगा कि ईथर का ज्यादा है एल्केन से। अगला देखा जाए सेकेंड पार्ट, एन ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है, ये एल्कोहल है। नेक्स्ट ब्यूटाइरल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। ईथर, डाइथाइल ईथर और पेंटेन, ये एल्केन है, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा फिर से एल्कोहल में H बॉन्ड बनता है, ठीक है, देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एसोसिएशन। एल्डिहाइड में देयर इज सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट, ईथर में देयर इज वीक म्यू, ठीक है, और एल्केन यहां पे तो कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं देखने को मिलता बॉन्ड में, ठीक है, कोई भी बॉन्ड पोलैरिटी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि sp3 कार्बन और हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन हम लोग बराबर मानते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होगा एल्कोहल का, देन देयर विल बी एल्डिहाइड। और यहां देखिए आपको दिखाई देगा कि नॉर्मल पेंटेन का इनफैक्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये ज्यादा हो गया है आपके डाइइथाइल ईथर 34.6 डिग्री से। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट पेंटेन एल्केन से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझाने की बात करते हैं। एक्चुअल फैक्चुअल डेटा ये है कि यहाँ पे पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन का डाइइथाइल ईथर से ज्यादा होता है, ठीक है। नॉर्मल पेंटेन की जगह मैंने आइसो और नियो लिया होता तो ब्रांचिंग के साथ और कम हो जाता, ठीक है, तो फिर पॉसिबल था बिल्कुल कि ईथर का ज्यादा होगा एल्केन से। और यही वजह है कि यहां हम लोग कोई साइन नहीं लगाना चाहते, हम लोग कहते हैं ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। कहां तक याद रखेंगे, लेकिन अगर आपको याद रह जाए वैल्यूज तक तो आपसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, ठीक है। यहां पे भी हम लोग यही काम किया जाए, ये जो साइन है इसको ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी रखा जाए, ठीक है। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहां हम कहें कि एल्केन का ज्यादा हो गया, ठीक है। आगे चला जाए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए अब हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, आप देखिए कि आपको प्योर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। यही वजह है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे सकता है, ये एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर सकता है, प्रोवाइडेड आप प्रोटॉन की व्यवस्था कहीं से कर ले। ठीक है, और ऐसा प्रोटॉन आपको वाटर के साथ मिल जाएगा। तो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मिक्सेबल विथ वाटर एज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ठीक है, आप एल्डिहाइड या कीटोन की बात करें तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ डेल्टा निगेटिव है, ठीक बात है, और आपको वाटर में प्रोटॉन ये डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन मिल जाएगा और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यही वजह है कि लोअर जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन हैं ये वाटर में सॉल्युबल होंगे। लेकिन जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बड़ा होता जाएगा ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ठीक है, सो दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है इसको वाटर से कोई लगाव नहीं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, तो ये इसको वाटर से कोई लगाव नहीं है, और जैसे जैसे इसका साइज बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। लास्ट हम लोग बात कर लिया जाए ऑर्डर का। सो लोअर मेंबर्स हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर। ठीक है, और नेचुरली ऑकरिंग जो आपके एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं जैसे कि वेलिन, ठीक है, ये वनीला बनाने के काम आएगा, सैलिसिल डिहाइड और सिनेमल डिहाइड जो सिनेमॉन से आता है, दे हैव प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो इनकी अच्छी खुशबू होती है, इस वजह से कई बार हम लोग इसको परफ्यूम इंडस्ट्री में इस्तेमाल भी करेंगे। आगे चला जाए और हम लोग पढ़ा जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में 9 कार्बन या उससे कम है तो उस केस में दिस विल बी कलरलेस लिक्विड विद अनप्लीजेंट ऑर्डर एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड रहेंगे। और अगर 9 कार्बन से ज्यादा हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में तो उस केस में दे विल बी वैक्स लाइक सॉलिड। ठीक है, एंड दे विल नॉट हैव स्मेल, क्योंकि इनका वोलेटिलिटी भी कम हो जाता है। ठीक है, आप समझिए कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, इस वजह से इनका टेंडेंसी टू ग्रो फ्रॉम लिक्विड और सॉलिड फेज इनटू वेपर फेज ये कम हो जाएगा, और इसी वजह से इनका ऑर्डर भी खत्म हो जाता है। ठीक है, अगली बात हम लोग किया जाए बॉइलिंग पॉइंट की। अब देखिए जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन। RCOOH का ये H जो है इस पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होता है। देखिए RCOH का pK वैल्यू जो है दिस इज 4 to 5। तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की तरह काम करने को तैयार है, और हमने बात की थी कि जिसके पास स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन होगा वो मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यही वजह है कि एसिड में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड इन अल्कोहल और फॉर दैट सेक वाटर। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होगा। नॉर्मली अल्कोहल 70-80 डिग्री के करीब, वाटर 100 डिग्री के करीब, और एसिड्स 120 डिग्री के करीब। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इन जनरल अल्कोहल का 80 डिग्री, वाटर 100 डिग्री, एसिड 120 डिग्री। लेकिन ये बात है जनरली, आप मॉलिक्यूलर वेट बदलिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा तो बदलेगा ही। आगे चला जाए तो हम लोग बात किया जाए एसिड्स हैव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्कोहल हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इनका बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ तो नहीं होगा लेकिन फिर भी। एल्डिहाइड और कीटोन इनके पास तो सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट था, इथर वीक डाइपोल मोमेंट था, और इसी वजह से इनका और एल्केन का तकरीबन बराबर बॉइलिंग पॉइंट होता था। एसिड के बारे में बात किया जाए तो मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज डाइमर in vapor phase or aprotic solvent due to formation of hydrogen bond। किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो दो RCOH मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये देखिए RCOH को आप देखें तो यहां ये डोनर पार्ट है H डेल्टा प्लस, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला ऑक्सीजन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक्सेप्टर ये डोनर,
हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी जो इस ऑक्सीजन के पास है, और एक हाइड्रोजन जो प्रोटॉन की तरह बिहेव करता हो, बेसिकली एसिडिक हो। तो दोनों यहाँ अवेलेबल हैं, इसीलिए दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं एसोसिएशन, और यही एसोसिएशन रेस्पॉन्सिबल है इनके डाइमराइजेशन के लिए, ठीक है, इन वेपर फेज और इन एप्रोटिक सॉल्वेंट, या यही रेस्पॉन्सिबल है इनके हायर बॉइलिंग पॉइंट के लिए। आगे चला जाए और नेक्स्ट बात हम लोग किया जाए सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। तो सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 4 कार्बन, ठीक है, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के विषय में हम लोग बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आपको डोनर भी अवेलेबल है, ठीक है। डोनर मतलब बेसिकली हाइड्रोजन जो प्रोटॉन की तरह काम करे, और आपको एक्सेप्टर भी अवेलेबल है। एक्सेप्टर मतलब वो एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी हो। तो यहां से आपको प्रोटॉन दिख रहा है, ठीक है, और यहां आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी दिख रहा है। यही वजह है कि RCOH में ये ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है ये वाटर के प्रोटॉन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा इंटरेक्ट करके, और ये वाला RCOH का जो प्रोटॉन है वो वाटर के ऑक्सीजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और इसीलिए अप टू 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेबल हैं। लेकिन जैसे जैसे ये R का साइज बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता जाएगा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उनका सॉल्युबिलिटी कम होता जाएगा। सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक एल्किल ग्रुप इन RCOH इंक्रीजेस, ठीक है। लास्ट बात, बेंजोइक एसिड को अगर आप देखें तो बेंजोइक एसिड में आपको दिखाई देगा ये बड़ा सा रिंग वाला हिस्सा लगा हुआ है, ठीक है, और यही वजह है ये रिंग जिसका हाइड्रोफोबिक नेचर है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक नेचर तो इस COH वाले पार्ट का है, तो इसका सॉल्युबिलिटी काफी कम होता है। इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। अंत में हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बात कर लिया जाए बॉइलिंग पॉइंट का। सो क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहला है एसिटामाइड, ठीक है। एसिटामाइड में देखिए ये एक एमाइड है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, और यहां ये नाइट्रोजन के पास, ठीक है, जो कि काम कर सकता है प्रोटॉन की तरह, बेसिकली काम कर सकता है डोनर की तरह, और ये C डबल बॉन्ड O ये ऑक्सीजन है जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी दे सकता है, एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता है। यही वजह है कि दो एमाइड के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको दिख रहा है कि ये हाइड्रोजन इनकी संख्या भी काफी ज्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू COOH जिसके पास एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है जो प्रोटॉन की तरह काम कर सकता है, यहाँ तो दो है। तो ये एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, और यही वजह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, एमाइड का सबसे ज्यादा। फिर बात किया जाए कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्कोहल का उससे कमजोर। अल्कोहल में भी अगर आप ब्रांचिंग कर दें तो उससे सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये बिल्कुल वही ट्रेंड है जो हम लोग एल्केन एल्कीन में पढ़ते आ रहे हैं। अगला आप अगर बात करें तो प्योर कार्बोनिल कंपाउंड एसीटोन और प्रोपेनल, ठीक है, यहां दे विल हैव सब्सटेंशियल म्यू, तो सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट है इनके पास, और अंत में इथर और एल्केन जिनके पास या तो वीक म्यू है इथर के पास, और यहां तो हम लोग कहेंगे एल्केन में कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो हमको ट्रेंड दिखाई देगा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 5, और ये हमको फाइनली ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ कुछ वैल्यूज भी लिख दी हैं। इन वैल्यूज के माध्यम से हम बेसिकली आपको बताना चाहते हैं कि आपको अप्रॉक्स वैल्यू अगर याद हो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। एमाइड का बॉइलिंग पॉइंट आप याद रखिए कि ये होता है तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास इथिलीन ग्लाइकॉल होता CH2OH तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन इतना ही होता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इनफैक्ट हम लोग ये बात करें कि ये 190 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, ये 220 डिग्री के आसपास है, ठीक है। लेकिन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए प्रोटॉन ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां ये जो प्रोटॉन है या H पे डेल्टा पॉजिटिव है ये ज्यादा है, यही वजह है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है तकरीबन 120 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, जो कि वाटर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। इसके बाद हम लोग बात किया जाए अल्कोहल का, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये है 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यहां आपको 82 दिखाई दे रहा है। अगर आप इथेनॉल की बात करेंगे तो वो कुछ 78 दिखाई देगा। तो 80 से 100 डिग्री के बीच में, या आप अप्रॉक्स वैल्यू याद रखिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर आप सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट वाले एल्डिहाइड कीटोन की बात करेंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट है तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और लास्ट में आप देखिए ईथर और एल्केन, ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। विद दिस we end today's lecture. Thank you.